सो आई थॉट आज वेदर काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे ठंड भी यहाँ बुडापेस्ट में एंटर कर रही है। सो आज वेदर काफ़ी खुला हुआ था। लास्ट वीक पूरा हफ्ता बारिश हुई है, ओवरकास्ट वेदर था। और आज क्योंकि वेदर एज आई सेड अच्छा है, तो मैंने सोचा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीखने का और प्रैक्टिस करने का जो सही तरीका है वो है बाहर निकल के एक्चुअली में फोटोग्राफी करना। तो मैं वही करने जा रहा हूँ अभी। मेरे घर से अराउंड 15 मिनट की दूरी पे एक वाइल्ड लाइफ पार्क है। नॉट लाइक अ टाइगर रिजर्व जैसे रणथंबोर या बांधवगढ़, वैसा नहीं। एक छोटा सा आप जू कह लीजिए, बट वहाँ पे एनिमल्स इस तरीके से, सारे एनिमल्स तो नहीं बट कुछ एनिमल्स खुले नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्होंने रखे हुए हैं। जैसे टिपिकल जू में होता है ऐसा नहीं रखा है उन्होंने। हाँ, कुछ जो खूंखार हैं जानवर उनको केज में रखा है। तो मैं जाके आज सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टिप्स भी शेयर किए जाएं जो मुझे लगता है आप लोगों के कुछ काम आ सकते हैं। और ख़ुद भी काफ़ी टाइम से हाथ साफ नहीं हुआ था, तो आज सोचा थोड़ा प्रैक्टिस कर ली जाए बाहर निकल के। तो वही करने मैं जा रहा हूँ और डेस्टिनेशन पे पहुँच के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये छोटे से नेशनल पार्क में। बट इसके पहले कि मैं अंदर जाऊं, यार गाड़ी में ना मुझे बड़ा इरिटेशन होता है जब गाड़ी के व्हील में कोई कंकड़ उसके थ्रेड में फंस जाए बीच में और वो टक 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 करके आवाज़ करे जब गाड़ी रोड पे चले। तो आगे के टायर में कुछ तो फंसा हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो अंदर जाता हूँ, बाहर आऊँगा जब सारा शूट सेशन ख़त्म करके, उसके बाद प्रॉबेबली उस कंकड़ को निकालना है। पता नहीं, मेरे को गाड़ी में कोई भी नॉइज़ होती है, आवाज़ होती है, मुझे बड़ा इरिटेशन होने लगता है। तो सबसे पहले तो जब भी मैं कहीं जाना होता है ना फ़ोटोग्राफी के लिए, तो सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ गाड़ी में ही कि सब कुछ बराबर है कि नहीं। वैसे तो घर से मैं चेक करके निकला था, बट या स्ट्रैप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नॉर्मली जब मैं वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करता हूँ तो वो जो स्ट्रैप है वो मैं अलग से लेके चलता हूँ और कैमरे को लेंस से होल्ड करता हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, ये जो लेंसेज हैं काफ़ी हैवी होते हैं ना। ये तो सोनी का 200-600 mm यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा लाइट वेट लेंस है, इसलिए मैं बॉडी पे स्ट्रैप लगा सकता हूँ। बट अगर लेंस हैवी होता है जैसे 400 mm 2.8 या 600 mm f4, तब उस केस में मैं लेंस पे स्ट्रैप लगा के रखता हूँ और कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं स्ट्रैप से ना पकड़ूँ, वैसे भी मैं लेंस कॉलर से लेंस को पकड़ूँ। बिकॉज होता क्या है, जब आप इतने हैवी लेंस को सिर्फ बॉडी से ऐसे लटकाने की कोशिश करते हैं तो जो माउंट है ना उसके टूटने का डर बना रहता है। बट क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट वेट लेंस है, देन यू कैन टेक दोज चांसेस ऑफ होल्डिंग इट फ्रॉम द बॉडी। बट स्टिल आई प्रेफर कि एक स्ट्रैप हो और उसको मैं प्रॉपरली स्लिंग करके अपने से रखूं, ताकि बॉडी पूरा लेंस का वेट माउंट पे ना आए। तो इसलिए ये स्ट्रैप लगाते हैं अभी हम बॉडी पे और फिर अंदर चलते हैं ना। आपसे ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो मुझे इस तरीके से जानवरों को शूट करना, जो खासकर जो केज्ड होते हैं ज़ू वगैरह में, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मैं बता दूं ये बुडापेस्ट ज़ू नहीं है। बुडापेस्ट ज़ू जो है वो सिटी के अंदर है, बीचों बीच। ये थोड़ा सा शहर से बाहर है और मैं क्योंकि बूढ़ा हिल्स पे रहता हूँ, हिल साइड पे रहता हूँ, तो मेरे घर से ये हार्डली 15 मिनट की ड्राइव पे है। थोड़ा आप देख सकते हो, थोड़ा जंगल वाला एरिया है, तो आउटस्कर्ट्स में इस शहर के। तो ये बेसिकली बच्चों के लिए एक नेचुरल पार्क बना के रखा हुआ है जहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स, कुछ फार्म एनिमल्स, तो काफ़ी स्कूल ट्रिप्स आती है यहाँ पे फार्म एनिमल्स को कैसे पेट किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए। तो आप कह सकते हैं ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का कुछ सेटअप है ये, जहाँ पे कुछ जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा हुआ है
और कुछ को केस्ड करके। तो पर्सनली मुझे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट हर बार आप सफारी पे जा नहीं सकते टाइम की वजह से, और ऑब्वियसली इट्स नॉट चीप ऑल्सो कि आपका जब अगर हर हफ्ते मन कर रहा है तो आप हर हफ्ते वाइल्ड लाइफ सफारी पे जा रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ यूरोप में क्या है ना, उस तरीके की सफारीज़ या वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी नहीं होती जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका में होते हैं कि आप जीप करो, जीप पे बैठो और फिर रेंजर्स और ड्राइवर्स आपको इधर उधर लेके जाएंगे, जानवरों के नज़दीक लेके जाएंगे। वो पॉसिबिलिटी यूरोप में नहीं है। यूरोप में हाइड आउट बने हुए हैं और उन हाइड आउट तक पहुंचने के लिए आपको वॉक करना पड़ता है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है, हाइकिंग करनी पड़ती है, और फिर वहाँ 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठना पड़ता है उन हाइड आउट्स पे। इस तरीके की वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी होती है और वो अभी तक मैंने की नहीं है यहाँ पे, बट मैं बहुत ही जल्दी विंटर्स में करने वाला हूँ। तो अभी हाथ साफ़ करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना निकला जाए और कुछ पिक्चर्स ली जाएँ, कुछ आप लोगों से टिप्स शेयर किए जाएँ। तो अभी अंदर जाएंगे। मैं भी काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरा एक फेवरेट एनिमल है यहाँ पे और बहुत रेयर स्पीशीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं अब थोड़ा सा हाइक कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग मैमल्स हैं, उनको फ़ोटोग्राफ करेंगे पहले। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक बार फॉल पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये जितना आपको जंगल दिख रहा है ना, ये पूरा इनकी जो पत्तियाँ होती है ट्रीज़ की, वो पूरी गोल्डन हो जाती है और उसके बैकड्रॉप में पिक्चर्स लेना, वाह क्या फ़ोटोग्राफ्स निकल के आती है। वो मैंने पास्ट में किया है, मैं इस बार भी अच्छे से करूँगा। पास्ट में क्या है, मैं अपनी फैमिली के साथ आया था और फैमिली के साथ इतनी पॉसिबिलिटी बन नहीं पाती, आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एक जगह पे। मेरे को लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो अब मैं फॉल में भी आऊँगा इधर to photograph animals in the backdrop of those golden leaves, but अभी के लिए I'm heading towards a place जहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के जानवर हैं, और जो रेयर एनिमल की मैंने बात करी है मैं डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, जिसको फ़ोटोग्राफ करने के लिए मैं स्पेसिफिकली इधर आता हूँ। सो अभी मैं फ़ोटोग्राफ कर रहा हूँ ब्राउन बेयर को, और क्योंकि ये केज के जस्ट पीछे ही है तो मुझे यहाँ पे अपना 85mm 1.8 यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी छोटे लेंस में मैं वही लेंस लेकर आया हूँ। सो 85 1.8 की वजह से हो क्या रहा है, ये जो केज की जो रेलिंग्स हैं, ये जो जालियाँ हैं, ये इतनी डीफोकस हो जा रही हैं कि वो दिखाई नहीं दे रही। अब 200-600 mm इज़ टू क्लोज फॉर दिस सब्जेक्ट। सो अगर मैं उससे शॉट लेने की कोशिश करूँगा तो इतने डिस्टेंस पे शायद 200 mm पे फोकस लॉक तो भी कर पाए, और 200 mm इस या बहुत ज़्यादा टाइट शॉट हो जाएगा, मे बी सिर्फ आँखें आएंगी इसकी। तो मैं अभी जो यूज़ कर रहा था, मैं यूज़ कर रहा था अपना लूमिक्स, पैनासोनिक लूमिक्स S5 Mark II लेकर आया हूँ मैं, और उसमें मैंने लगा के रखा है ये 85mm 1.8 लेंस। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था जस्ट टू डी फोकस द जो जालियाँ हैं उनको, और पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी सॉफ्ट आ रहा था उसकी वजह से, क्योंकि 1.8 अपर्चर रखा था मैंने। हाँ, क्योंकि बैकलिट है, आप देखेंगे भालू के जो पीछे है वो काफ़ी सारी लाइट है, धूप बहुत पड़ रही है। तो और यही प्रॉब्लम होती है डार्क सब्जेक्ट्स को शूट करने में वाइल्ड लाइफ में। अब भालू कैमरा नहीं जानता है कि वो भालू को शूट कर रहा है, राइट। तो भालू का जो जो फर है वो पूरा काला है, तो जब भी आप उस पर फोकस लॉक करेंगे कैमरा है ना अंडर एक्सपोज करेगा टू गेट द एक्सपोजर राइट। और क्योंकि पीछे बैकग्राउंड बहुत ब्राइट है तो यहाँ पे मीटरिंग मोड्स बहुत काम आते हैं। तो अभी जो मीटरिंग मोड मेरे बहुत काम आ रहा है वो है सेंटर वेटेड। नाउ स्पॉट मीटरिंग मोड बर्ड फोटोग्राफी में बहुत काम आता है, बट होता ये है जब आप मीटरिंग मोड्स इस तरीके की सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम करना पड़ेगा। तो जब मैं स्पॉट मीटरिंग मोड यूज़ करता हूँ तो बैकग्राउंड जो पूरा ब्लोन आउट हो जाता है। जब मैं सेंटर वेटेड यूज़ करता हूँ तो एक्सपोजर ठीक ठाक आता है, हालांकि बैकग्राउंड उसमें भी थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड आता है। जब मैं मैट्रिक्स या मल्टी मीटरिंग कुछ ब्रांड्स में बोला जाता है उसको, कुछ ब्रांड्स में मैट्रिक्स मीटरिंग बोला जाता है, वो जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एक्सपोजर तो ठीक ठाक आ रहा है बट जो सब्जेक्ट है वो पूरा डार्क हो जा रहा है। और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में जब मैं उसकी शैडो को रिकवर करूँगा तो बहुत नॉइज़ और बहुत ग्रेन्स नज़र आएंगे पिक्चर में।
तो इस चक्कर में अभी जो मीटरिंग मोड मेरे काम आ रहा है इस सिचुएशन में, बैकलाइट सिचुएशन में, और सब्जेक्ट पूरा क्योंकि डार्क है तो उसमें सेंटर वेटेड बड़ा काम आ रहा है मेरे, तो वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो हाईली अंडर एक्सपोज आ रहा है, तो मीटरिंग मोड्स को एक बार चेंज करके देखिए, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में आपको चूज़ करना पड़े कि आपको बैकग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तो आपको बैकग्राउंड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो उसको ओवर एक्सपोज होने दीजिए, और अगर आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत है और आप सब्जेक्ट भी अच्छा चाह रहे हैं तो उस केस में यू हैव टू प्ले अराउंड विद बिटवीन वेरियस मीटरिंग मोड्स। सो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी जो मैंने ब्राउन बेयर के पहले शॉट लिए थे उसमें, क्योंकि वो केज के काफ़ी नज़दीक था, तो आई वाज यूजिंग 85mm 1.8 विद S5 Mark II लूमिक्स का। और बाकी शॉट्स के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सोनी का 200-600 mm और सोनी A7 IV। नाउ दिस इज़ नॉट माई फेवरेट लेंस और कैमरा फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये मैं क्लियर कर दूँ। मेरा कोई भी कैमरा और लेंस मेरा फेवरेट नहीं है एज ऑफ नाउ। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ब्रांड ने अभी वो बनाया नहीं है, बनाएगा तो डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगा। तो मैं हर वो ब्रांड, हर वो कैमरा यूज़ करता हूँ जो मुझे लगता है मेरी फ़ोटोग्राफी में हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए अभी तक मेरे मेरे हिसाब से कुछ फेवरेट नहीं है। इस सेटअप को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट वेट है और 200-600 का वज़न ऑलमोस्ट 70-200 2.8 के बराबर होता है, तो मुझे लाइट वेट लगता है, मोनोपॉड की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में नॉर्मली यू टेंड टू होल्ड द कैमरा एंड लेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हैवी गियर के साथ मोनोपॉड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव सीन इन द पास्ट लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट जो फोटोग्राफी करते हैं उनके कॉलर बोल में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि खासकर वो लोग मोनोपॉड के साथ लेके उसको ऐसे टिका के चलते हैं, यू नो, आपने देखा होगा लेंस को, नहीं करना चाहिए। फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन वो आपको ट्रबल दे सकता है। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब साल में एक आध बार अगर आप बाहर निकल रहे हैं दैट्स ओके, बट आप फ्रीक्वेंटली बाहर निकल रहे हैं और लेंस को ऐसे टिका के रखें इतने हैवी इक्विपमेंट को, वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए आई एम यूजिंग दिस लाइट सेटअप। कैमरे को बर्स्ट मोड में रखिए हमेशा जब भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत डायनेमिक सिचुएशन है, सीन यूँ आँख पलक झपकते ही निकल जाएगा। तो बर्स्ट मोड पे अगर आपका कैमरा नहीं है देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, यू माइट मिस द शॉट। शटर स्पीड को ऑन अ हायर साइड रखिए। नॉर्मली इस तरीके के फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में जो नॉर्मली हमको इंडिया में जंगलों में मिलता है, मेरी शटर स्पीड 1/500 होती है ना। ये कोई थंब रूल नहीं है कि इतनी होनी चाहिए आपकी, बट मैं लगभग इतनी रखता हूँ। हाँ, डियर या इस तरीके के मैमल्स जो कि धीरे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अनप्रडिक्टेबल होते हैं, आपकी आवाज़ सुन के, आपकी स्मेल को भांप के वो इमीडिएटली रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए 1/500 मुझे लगता है मोशन को फ्रीज़ करने के लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट शटर स्पीड होती है। उसके बियॉन्ड जब आप मैं बर्ड फोटोग्राफी करता हूँ तो 1/1500, 1/1000, 1/2000 इतनी भी शटर स्पीड रखनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बर्ड फोटोग्राफी यू आर डूइंग, कौन सी बर्ड है, क्या लाइटिंग कंडीशन है, ऑल दोज थिंग्स। नाउ इधर पे 1/500 इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जानवरों के भागने की जगह इतनी है नहीं इधर, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट हियर। और अपर्चर को मैं एज़ वाइड एज पॉसिबल रखने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट गैदर हो जाए। नाउ दिस इज़ अ डिसेंट लेंस, बट अपर्चर वाइज ये इतना ख़ास नहीं है। 5.6 to 6.3, सो हायर एंड 600 mm पे 6.3 का अपर्चर देता है, तो इस एनवायरनमेंट में 6.3 का अपर्चर इज़ इज़ नॉट इनफ। तो इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो हैं वो 2.8 इस तरह F4 F2.8 प्राइम लेंसेज यूज़ करते हैं, 400 mm 2.8, 600 mm F4, बिकॉज इस तरीके के एनवायरनमेंट में अगर मेरा कैमरा ऑटो ISO पे है तो, और अगर ऑटो ISO पे नहीं है तो भी मुझे ढंग का एक्सपोजर पाने के लिए 3200 ISO 1600 ISO इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो 6.3 5.6 इज़ नॉट अ वेरी गुड ISO फॉर शूटिंग इन फॉरेस्टी एरिया लाइक दिस, बट हाँ, फॉर बिगनर्स अगर अगर आपको लगता है यू कांट अफोर्ड, ऑब्वियसली नॉट इवन मेरे से भी कोई बोले 600 mm F4, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव पीस ऑफ ग्लास, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। अगर आप रोज़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं तो या तो उस तरीके के लेंस को आप रेंट पे ले लीजिए या फिर आप इससे काम चलाइए, विच इज़ 200-600। डिसेंट लाइटिंग कंडीशन में ये डिसेंट रिजल्ट दे देता है, और क्योंकि आजकल के कैमरा हाई ISO परफॉर्मेंस हो गए हैं तो 3200 ISO तक मुझे नहीं लगता
कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके बियॉन्ड यू नीड सम नॉइज़ फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर, जो नॉइज़ कैंसलिंग जो सॉफ्टवेयर आते हैं जो नॉइज़ को दबा देते हैं। आई यूज़ टोपाज का डी नॉइज़, तो उससे काफ़ी हद तक नॉइज़ को रिमूव कर दिया जाता है। बट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ अ गेम ऑफ हाई ISO, लेट मी टेल यू, क्योंकि शटर स्पीड को हाई ISO हाई रखना पड़ता है और इस तरीके के एनवायरनमेंट में शूट करना पड़ता है। तो इवन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो शूट विद f2.8 काइंड ऑफ लेंस, उनके भी ISO 1600 और 3200 तक जाते हैं। यहाँ पे जो हैं सारे फार्म एनिमल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे बेसिकली मुर्गियाँ हैं, अंडे देने वाले बर्ड्स हैं यहाँ पे बेसिकली। टर्की है, मुर्गियाँ हैं। सो बेसिकली ये जो पूरा सेटअप है ना, एक कोने पे इन्होंने सेटअप कर रखा है वाइल्ड एनिमल्स का, वहाँ पे उस तरफ में जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, और इस तरफ में पूरा सेटअप है इनका फार्म एनिमल्स का। ये बेसिकली बच्चों को दिखाने के लिए, स्कूल किड्स को बताने के लिए कि फार्म एनिमल्स को कैसे रखा जाता है, कैसे पाला जाता है। सो आई मीन इट्स अ गुड सेटअप, स्पेशली नेचर के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच। इट्स अ नाइस सेटअप टू ट्रेन स्मॉल किड्स एंड टू टेल देम, उनको एक्सपोज करना नेचर और जानवरों के प्रति, उनको अवेयर बनाना। बट वाइल्ड एनिमल्स को जो केज करके रखते हैं ना, मुझे लगता है ये ज़ू का पूरा सिस्टम ही ख़त्म कर देना चाहिए। वो बेयर को मैंने देखा, इतना मायूस उदास सा वहाँ बैठा हुआ है, और मैं इधर आ रहा हूँ 2-3 साल से, वही बेयर है वहाँ पे। देख के अच्छा नहीं लगता मुझे कि हम इंसानों ने कैसे इस पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया है, जैसे हमारी हमारी जायदाद हो ये दुनिया, जानवरों को जैसे कोई हक ही नहीं है इस पर। सो वो देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट क्या करें, मेरे एक के सोचने से कोई बहुत चीज़ें बदलने वाली नहीं है, हालांकि ये सोच भी बिल्कुल गलत है। सो अगर मतलब इस चीज़ के लिए मैं अपना ये ठीक है, मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है और ये इस तरीके के सेटअप अलाउ करते हैं कि आप जब चाहें अपना कैमरा लेके निकल सकते हो और वाइल्ड एनिमल्स को काफ़ी नज़दीक से फ़ोटोग्राफ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो एटलीस्ट। बट ये प्रैक्टिस को मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ अगर ये ज़ू का कल्चर ख़त्म हो जाए तो। आई डोंट माइंड साल में 1-2 बार 3 बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाना पैसा खर्च करके, आई डोंट माइंड डूइंग दैट, अगर ये ज़ू का कल्चर ख़त्म हो जाए तो। फार्म एनिमल्स आई स्टिल फील ओके, ठीक है, सालों से सदियों से हम पालते आ रहे हैं और पालतू जानवरों को पलने की भी आदत हो जाती है इंसानों द्वारा। बट वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड ही रहती हैं और उनको वाइल्ड में ही रहना चाहिए, डोंट यू थिंक? अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय कि आपको क्या लगता है, ये ज़ू कल्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पे है समथिंग कॉल्ड मफलॉन, मेरे ख्याल से इसको हम लोग शायद माउंटेन गोट भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे है इस तरफ, मेरे ख्याल से पीछे साइड पे है, तो मैं वहीं से आ रहा था अभी। आई कुड हैव फोटोग्राफ देम, बट ये देखिए विंटर्स में ये नज़ारा देखने को मिलता है इधर। आई थिंक आई विल हैव टू कम इन विंटर्स टू। चारों तरफ बर्फ़, एंड देन अभी क्या है ना, जानवर जो है ये मिट्टी और पेड़ों के बीच में कैमोफ्लाज्ड हो जाते हैं, बट जब बर्फ़ गिर जाती है तो इस तरीके से अलग से हाईलाइट होते हैं। सो मेरे पीछे जो आप ये केज देख रहे हैं, इसमें है वो रेयर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल जिसको फोटोग्राफ करने के लिए मैं नॉर्मली इधर आता हूँ, और वो है यूरेशियन लिंक्स। नाउ लिंक्स एक तरीके की बिग कैट है, जैसे टाइगर, लेपर्ड एंड पैंथर, उसी कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे ये इतना ही रेयर है जितना इंडिया में स्नो लेपर्ड रेयर है। बट इनके पास यूरोप में यही एक एनिमल है जो कैट स्पीशीज़ में है। यहाँ पे टाइगर, लायंस, पैंथर, लेपर्ड ये सब नहीं होते। वो या तो आपको अफ्रीका में मिलेंगे बहुत ज़्यादा, या आपको इंडिया में मिलेंगे, या एशिया में मिलेंगे। मेरे ख्याल से आपको चिली, पैटागोनिया इस साइड में आपको इनकी एक और स्पीशीज़ ऑफ कैट जो कि बहुत रेयर है, प्यूमा, वो मिलता है। सो मैं इसको फ़ोटोग्राफ करने के लिए यहाँ पे हर बार आता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं, अभी तो रेस्ट कर रहा है ऊपर, तो ज़्यादा व्यू मुझे मिल नहीं पा रहा है। कुछ शॉट्स यहाँ पे मैं लगाता हूँ जो अभी मैंने लिए अभी, और आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ा मूव करे तो थोड़े अच्छे शॉट्स निकले। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मेरे पास 70-200 2.8 लेकर आया था मैं, और मैंने इसके कुछ ज़बरदस्त शॉट्स निकाले थे, बहुत अच्छे शॉट्स आए थे। और जब मैंने वो शॉट्स कुछ लोगों से शेयर किए
तो उनको लगा कि मैं एक्चुअली में मैंने साइटिंग करी है इसकी, जबकि मैंने साइटिंग नहीं करी थी, मैं यहीं आया था वो शॉट्स लेने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त शॉट्स निकल के आए थे। तो अभी जस्ट आई एम वेटिंग कि अपना सिर विर थोड़ा ऊपर करे, अभी पसर के लेटा हुआ है तो पिक्चर इतनी खास आ नहीं रही है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ा अपना सिर ऊपर करें तो कुछ ढंग के आई कांटेक्ट वाले शॉट्स आए, देखते हैं। जहाँ तक फोकसिंग मोड का सवाल है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में कौन सा फोकसिंग मोड आप यूज़ करते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो AFC ऑटो फोकस कंटिन्यूस इज़ व्हाट आई सजेस्ट ऑलवेज इन बर्स्ट मोड, क्योंकि बर्स्ट मोड में शूट करने का फ़ायदा तभी है जब आप AFC मोड पे हैं। अगर आप AFC पे नहीं होंगे और एनिमल अगर मूव कर रहा है तो आपके शॉट्स आउट ऑफ फोकस होने के काफ़ी चांसेस हैं ना। AFC पे सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या आता है, स्पेशली इस तरीके के फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में, कि कैमरा कंटिन्यूस हंट करता है फोकसिंग के लिए, और कैमरे को नहीं पता कि सामने जानवर आएगा कि इंसान आएगा। वो तो कॉन्ट्रास्ट और फेस डिटेक्शन पे काम करता है, और जहाँ भी उसको पकड़ में आएगा, चाहे वो पेड़ की पत्तियाँ हों, चाहे टहनियाँ हों, चाहे जानवर हों, वो लॉक कर देगा फोकस। बट अभी एक चीज़ अच्छी है, आजकल जितने भी कैमराज आ रहे हैं, जितने भी ब्रांड हो, चाहे कैनन हो, सोनी हो, निकॉन हो, सब में एनिमल डिटेक्शन, आई डिटेक्शन, ये सारे फोकसिंग मोड्स आते हैं। तो सजेशन यही है, AFC पे रखिए, और अगर आपके कैमरे में एनिमल डिटेक्शन और आई डिटेक्शन फोकसिंग मोड है, वो फोकस का फीचर है, तो उसको भी इनेबल कर लीजिए। नॉर्मली जो मैंने देखा है ये बहुत अच्छा काम करते हैं आज के कैमरेज़ में। तो सोनी में तो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो तो नो डाउट अबाउट इट ना। सोनी की कलर साइंस से मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं रॉ शूट करता हूँ, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है रॉ फाइल एडिट करने में। सोनी की रॉ फाइल्स आर नॉट दैट ग्रेट एज़ कम्पेयर टू निकॉन या पैनासोनिक या इवन कैनन। यू विल हैव टू रियली वर्क टूवर्ड्स इट। अगर आप एडिटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं अच्छी तो ठीक है, बट अगर आप बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं जानते हैं या एडिटिंग का आपको सर पैर नहीं पता है, देन गो फॉर कैमराज लाइक निकॉन या पैनासोनिक। इनकी कलर साइंसेस बहुत अच्छी है। सो बट अगेन किसी कैमरे में कुछ अच्छा है, किसी कैमरे में कुछ अच्छा है। सोनी का फोकसिंग मोड बहुत बेहतरीन है, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए आई थिंक दैट्स अ मस्ट थिंग। सो ये आपको चूज़ करना है, आपको चाहिए क्या, आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कोई फोटोग्राफर परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही कोई कैमरा परफेक्ट नहीं है। सो आई होप आपको ये छोटा सा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सेशन, फील्ड क्लासरूम अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए। कोशिश मेरी पूरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर जाके शूट करने की कोशिश करूं, अब से, एटलीस्ट अब से, क्योंकि सर्दियां आने में कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है। और क्या है, यहाँ पे एक बार विंटर अगर चालू हो गई तो इस तरीके से कैमरा हाथ में पकड़ के घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है हाथ, इवन इफ़ यू आर वेयरिंग ग्लव्स। सो कोशिश मेरी ये है, जब तक मिड अक्टूबर तक सर्दियाँ हिट नहीं करती अच्छे से, तब तक जितना आउटडोर शूट कर सकूं उतना कोशिश करूं करने की, जहां भी मौका मैं निकाल सकूं शूट करने की। क्योंकि मुझे भी बाहर निकल के शूट करके एग्जांपल्स दिखाना मुझे ज़्यादा पसंद है, रादर देन घर पे बैठ के ज्ञान प्रवचन देना। प्रवचन तो नहीं कहूँगा, बेसिकली प्रवचन तो शायद बाकी लोग देते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ इन अपने जो पास्ट में इमेजेस खींची है। क्योंकि पास्ट में इतने असाइनमेंट्स किए ना कि कभी सोचा ही नहीं था कि कभी यूट्यूब पे वीडियो डालने का मौका मिलेगा। नहीं तो यार मैं बिहाइंड द सीन्स शूट कर सकता था। मैंने इंडियन महाराजा डेक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन का 15 दिन तक शूट किया। इमेजिन करिए अगर उसका बिहाइंड द सीन बनता तो क्या ज़बरदस्त बन के आता है ये ना। नहीं,
मैंने बॉम्बे एयरपोर्ट पे इतना सारा शूट किया, उसका बिहाइंड द सीन बनता कितना अच्छा बन के आता। बट अब रिग्रेट करने से क्या फ़ायदा, अभी और आगे मौके आएंगे तब आपको और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, सो ये जो वीलॉग मैंने शूट किया है ये पूरा मैंने DJI Osmo Pocket 3 से शूट किया है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसी लग रही है इसकी क्वालिटी, इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, बिकॉज मैंने तो बाकी यूट्यूबर्स के कुछ रिव्यूज़ देखे और मेरे पास ऑलरेडी Osmo Pocket 2 था, बट उसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज वो स्मॉलर सेंसर है। अब इसके सेंसर की काफ़ी तारीफ़ हुई है, तो मैंने सोचा इसको बाहर निकाला जाए, कुछ शूट किया जाए। अभी तक मैंने इसकी एब्सोल्यूट लो लाइटिंग परफॉर्मेंस देखी नहीं है, बट वो भी किसी न किसी दिन मौका लगेगा तो वो भी ट्राई करके देखेंगे। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। बहुत भूख लग रही है, खाना खाने हो गया।